वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल दौन एंड बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे और ये 2023 का पेपर रहेगा। इसमें जो स्टूडेंट आपको समय मिलता है 3 घंटे का मिलता है और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए भी मिलते हैं। जो ये 15 मिनट है इसमें आप लिखने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो मार्क्स रहेंगे वो 80 मार्क्स रहेंगे और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य जानकारियाँ थी। अब हम नोट पढ़ लेते हैं। जो निर्देश हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। आपको भी निर्देश अवश्य पढ़ लेने चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि आप जो ये पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए रीडिंग से संबंधित, सेक्शन बी राइटिंग से संबंधित, सेक्शन सी ग्रामर से संबंधित और सेक्शन डी फिर से रीडिंग से संबंधित है। लेकिन ये कैसी रीडिंग है, ये आपके जो बुक हैं जो आपने पढ़ी हैं उन बुकों से संबंधित है। फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट विदाउट फीट से संबंधित है। इसमें प्रोज होगा, पोएट्री होगी और सप्लीमेंट्री होगी। ठीक है, ये भी रीडिंग ही है। जो दूसरा नोट है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं उस प्रश्न के सामने दिए गए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 1 देख लेते हैं, रीडिंग। ये रीडिंग जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये रीडिंग कौन सी है, ये अनसीन है, ये आपके बुक से नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलता है, एक पैराग्राफ मिलता है, पैसेज मिलता है। आपको वो ये पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। रीड द पैसेज गिवन द बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले आपको ये पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पीपल आर द सेल्डम अवेयर दैट देयर कंफर्टेबल्स लिविंग डिपेंड्स अपॉन द वर्क फॉर द सेवरल। यहाँ से लेकर और यहाँ तक पढ़ेंगे और फिर आप इसको टी से लेकर और यहाँ तक भी पढ़ेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप इसके स्क्रीनशॉट रखिए और इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं। मैंने उन प्रश्नों के आंसर दे रखे हैं, आप उनको अपनी कॉपी में अवश्य नोट करें। ठीक है, तो पहला ए वाला है, व्हाट डज द आवर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड अपॉन, कि जो हमारी कंफर्टेबल लिविंग है वो किस पे डिपेंड करती है, जो हम सुविधाजनक ढंग से रहते हैं वो किस पे डिपेंड करती है। तो आवर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड अपॉन द वर्क ऑफ द सेवरल थाउजेंड ऑफ पीपल्स। जो भी हम आराम से रहते हैं तो उसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत होती है। ठीक है, तो ये आप ये नोट कर लेंगे। बी वाला, इन्यूमरेट्स द नंबर ऑफ थिंग्स नीड्स द प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। उसमें कह रहे हैं कि जो कप ऑफ टी है उसको बनाने में कितने क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ थिंग्स वी रिक्वायर्स टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी सच एज अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, टी, शुगर, मिल्क, गैस, बर्नर, पॉट, और यहाँ तक आप लिख लेंगे कि चाय बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, सी वाला देख लेते हैं। सी है कि हाउ इज़ द सप्लाई ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रेंडेड द पॉसिबल इन लार्ज सिटीज़। जो लार्ज सिटी में जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो कैसे सप्लाई होता है। तो इसमें बताया गया है कि हम इसका आंसर लिखेंगे इन द लार्ज सिटीज़ दिस इज द रेंडर्ड द पॉसिबल द बिकॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूज रिजर्व्स एट द ग्रेट कॉस्ट ऑफ द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सप्लाई सिस्टम्स बाय द हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स। ठीक, कि जो बड़े शहरों में साफ पानी की व्यवस्था होती, तो एक तो उनके पास बहुत बड़े बड़े जलाशय होते हैं जिसको कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके बनाया जाता है। ठीक है, और फिर थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ वर्कर, सैकड़ों लोग उसमें काम करते हैं, तब जाके सही पानी, साफ पानी पहुंच पाता है। तो आई होप कि आपने तीनों क्वेश्चन नोट कर लिए। इसका हम फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। फोर्थ वाला है, हाउ डू वी फील इफ़ वी हियर दैट द मिल्क वैन इज़ लेट इन द मॉर्निंग। कि हम कैसा महसूस करते हैं अगर हमको पता लग जाए कि जो आज मिल्क की वैन है, दूध की गाड़ी है, वो लेट आएगी। तो हम क्या हो जाते हैं, आपने अगर पैसेज अच्छे से पढ़ा है तो उसका आंसर है कि वी एजिटेट, कि हम उत्तेजित हो जाते हैं कि भाई कैसे लेट हो गया है। ठीक है, तो हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, यानी इतनी छोटी चीज़ के लिए भी हम इतने सारा उत्तेजित हो जाते हैं। वी गेट एजिटेटेड व्हेन वी हियर दैट द मिल्क वैन इज़ लेट द मॉर्निंग। तो आई होप कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन ABCD सारे नोट कर लिए होंगे। ठीक है, और स्टूडेंट अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे नोट कर दिए हैं और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी रीडिंग से संबंधित ही है। इसमें आप यहाँ से एनिमल से शुरू करेंगे पढ़ना, एनिमल्स आर द ग्रेट बुल्डर्स से लेकर और फिर चैन तक और फिर दूसरा वाला पैराग्राफ और उसके बाद आप तीसरा वाला पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मैं पैसेज इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, एक तो मैंने पैसेज पढ़ लिया है और अगर मैं पूरा पैसेज पढ़ूँ तो वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए हम ए वाला देख लेते हैं। हु आर द 3 इंजीनियर्स ऑफ द नेचर डिस्कस इन द पैसेज। जो पैसेज है उसमें कौन से 3 इंजीनियर के बारे में बात की गई है। तो अगर आपने ध्यान से पैसेज पढ़ा है तो आप आंसर में लिखेंगे एनिमल, मैन एंड इंसेक्ट। इंसेक्ट में भी स्पेशली स्पाइडर, ठीक है। तो इन 3 जो ग्रेट इंजीनियर हैं इनके बारे में जो पैसेज है उसमें बताया गया है। बी वाला देखेंगे, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द वेब्स ऑफ स्पाइडर। कि जो स्पाइडर का जाला है, मकड़ी का जाला है, हम उससे क्या सीख सकते हैं। तो आप उसको यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि जो मकड़ी का जाला होता है उसका जो प्रोटीन होता है, ठीक है, स्पाइडर सेल का होता है और वो लगभग जो उसका स्टिफनेस है या जो कड़ापन है वो 30 टाइम है, जो स्टील से 30 टाइम ज़्यादा है। अगर माना इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो स्पाइडर का जो मकड़ी का एक तंतु है या धागा है, अगर हम उसको धागा और स्टील के धागे को भी उतना ही पतला करेंगे तो वो 30 टाइम ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा कड़ा है, ठीक है। स्टील उसके सामने उतना कड़ा नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बी वाला भी समझ में आ गया। सी वाला देख लेते हैं, हाउ डू वीवर्स कंस्ट्रक्ट द डैम्स। जो वीवर्स है वो डैम को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। तो कैसे करता है वो ट्री की ब्रांचों को तोड़ के डैम बना देता है, ठीक है। चलिए हम डी वाला देख लेते हैं, हाउ कैन स्ट्रेंथ बी प्रोवाइड्स टू अ वॉल। हम एक वॉल को कैसे स्ट्रेंथ दे सकते हैं, ठीक है, उसको मजबूती कैसे प्रदान कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए कि कैसे करके हम उसको जो उसका बटरेस है उसको जो बेस है उसको वाइड करेंगे तो उस वॉल को स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो आई होप कि आपने यहाँ तक नोट कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, जो इसमें ई एफ आते हैं और प्रत्येक में 2-2 आते हैं तो ये विकल्प वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको आपने क्या करना है कि पहले ये पढ़ना है और उसके बाद जो इसमें सही है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। आप चूँकि समय पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और जब बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही पेपर आना है, ठीक है, यही नहीं आएंगे क्वेश्चन, यही नहीं होंगे, लेकिन जो पैटर्न है सेम रहेगा। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो सही होगा उसको आपको विकल्प को अपनी कॉपी में लिखना है, अभी के जो पेपर सॉल्व की कॉपी में भी और बोर्ड परीक्षा की कॉपी में भी। तो चलिए हम ई वाला देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। फर्स्ट वाला देख लेते हैं, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन सीमिंगली। सीमिंगली माने क्या होता है, प्रतीत होना या मालूम होना या कदाचित, ऐसे कह सकते हैं। तो इस पैसेज में इसका मतलब क्या है, तो इस पैसेज में इसका मतलब बी हो सकता है, ठीक है, अपेरेंटली होगा। सीमिंगली यहाँ पे जरा ध्यान रख लेना आप कि मीनिंग लिखा है, ठीक है। कई बार जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें अपोजिट ऑफ मीनिंग लिखा है, तो इन पे ध्यान रख लेना, ठीक है। तो सीमिंगली का राइट आंसर क्या होगा, बी, अपेरेंटली। सेकंड वाला देख लेते हैं, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच इज द अपोजिट इन मीनिंग नैरो। नैरो मीन्स क्या होता है, संकरा। तो संकरे का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर अपोजिट ऑफ मीनिंग लिखा है, यहाँ पे सिनोनिम है, मीनिंग लिखा है, तो यहाँ पे अपोजिट ऑफ मीनिंग लिखा है। तो नैरो का संकरा, संकरा का उल्टा क्या होता है, अपोजिट विलोम शब्द चौड़ा। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर डी, ब्रॉड। ओके, आप नोट भी करते जाएंगे, जैसे इसमें बता रहा हूँ आप उसको नोट करेंगे। एफ वाला देख लेते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट द, ये भी सेम है। इसमें फर्स्ट वाला है, इन द गिवन पैसेज द वर्ड स्टिफनेस। स्टिफनेस माने कड़ापन, ठीक है। कड़ापन का इस पैसेज में मीनिंग क्या है, तो नॉट इजली बेंट, तो यही होगा, ठीक है, पहला वाला ही होगा कि जो स्टिफनेस माने कड़ापन, तो कड़ापन को क्या कह सकते हैं हम, कि जो आसानी से मुड़ता नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर है, आप नोट भी करते रहेंगे। सेकंड वाला देखते हैं, द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पे अपोजिट लिखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपोजिट ऑफ द वर्ड सिस्टमैटिकली,
गिवन इन द पैसेज। इस पैसेज में जो सिस्टमेटिकली शब्द है उसका बिलोंग क्या है, तो सिस्टमेटिकली मतलब व्यवस्थित ढंग से, ठीक है। ये क्रमवार, तो क्रमवार का क्या होता है, बेतरतीब, तो ए इसका राइट आंसर है। रैंडमली, ठीक है, इसका रैंडमली, इसका भी ए, इसका डी, ठीक है। तो ये आप नोट करते रहेंगे। चलिए, अब आपने सेक्शन ए देख लिया है, अब हम सेक्शन बी करेंगे। चलिए अब सेक्शन बी देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम सेक्शन बी सॉल्व करें, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अगर आपने पुराने हमारे जो अन्य पेपर सॉल्व हैं वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, लगभग सभी विषयों के वहाँ आपको सॉल्व मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व हैं या जो मॉडल पेपर हैं वो आपको वहाँ मिलेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यू आर कृति एंड किशोर, यानी आपका नाम क्या है, कृति या किशोर है। आप या तो कृति चूज कर लेंगे या तो किशोर चूज कर लेंगे। आपका जो एड्रेस रहेगा विलेज पाली चंपावत, ये आपको एड्रेस दे रखा है। अब आपको क्या करना है, राइट ए लेटर, आपको एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है, पोस्ट मास्टर को लिखना है। जो आपके टाउन का पोस्ट मास्टर है उसको आपको एक पत्र लिखना है। क्यों लिखना है, अबाउट, किस बारे में लिखना है उसको, इरेगुलरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर इन यूर लोकेलिटी, कि जो आपके लोकेलिटी में है, आपके क्षेत्र में जो पत्रों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेगुलर नहीं है, ठीक है, और जिससे आपको काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, यहाँ पे जिस पोस्ट मास्टर को आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखेंगे, और यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले आप इतना लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप रिस्पेक्टेड सर से लेकर और यूर फेथफुली कृति किशोर तक लिखेंगे, ठीक है। अगर पेपर ये जो पत्र है ये समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब हम इसका अथवा भी देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको या तो आप उस वाले पत्र को करेंगे या तो इसको करेंगे, लेकिन अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप दोनों को करेंगे, ठीक है, कि कोई भी आ सकता है जब आप परीक्षा दे रहे हों तो। दूसरा है, यू आर सुमन एंड सुरेश, आपका नाम क्या है, सुमन या सुरेश है। आपका पता कहाँ का है, विकास नगर देहरादून का आपका पता है, एड्रेस ये रहेगा आपका विकास नगर देहरादून। राइट ए लेटर टू योर मदर, आपको अपनी माँ को एक पत्र लिखना है, ठीक है। क्यों लिखना है, आस्किंग हर टू सेंड यूर सम विंटर क्लॉथेज, कि आपको क्या करे, वो कुछ विंटर क्लॉथेज भेज दें, ठीक है, ठंडियों के कपड़े भेज दें। तो सबसे पहले ये आपका एड्रेस रहेगा, ये आपकी डेट रहेगी, और यहाँ पे आप लिखेंगे माय डियर मदर, ठीक है। शुरू वाले आप देखिए उसमें हमने एड्रेस लिखा था, इसमें हमने एड्रेस नहीं लिखा है। जो फॉर्मल लेटर होंगे उसमें हम एड्रेस लिखेंगे, जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं जो फैमिली और फ्रेंड को लिखे जाते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे से शुरू कीजिए, माय डियर मदर। मैं थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे आपको पूरा पत्र विजुअल हो। तो यहाँ पे लिखेंगे आप माय डियर मदर, यहाँ पे लिखेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर यूर शेयरिंग वर्ड्स, माय स्टडीज आर गोइंग वेल, ऑल टीचर्स सेटिस्फाई विद माय परफॉर्मेंस। यहाँ से आप यहाँ तक पूरा नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑफ एनी वन, यहाँ पे लिखा है एनी वन, आपको तीनों पे नहीं कर देने, ठीक है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं तो आपको तीनों पे ही नहीं करने, सिर्फ एक पे लिखना है जब बोर्ड परीक्षा में आप पेपर दे रहे हो। और कितने में लिखना है, 60 वर्ड में, ठीक है। चूंकि इस समय आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप तीनों पे ही लिखेंगे, ठीक है। तो पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, तो आप ट्री हैव द वेरी मच इंपॉर्टेंस लिखेंगे और सेफ एंड क्लीन तक लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसका दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट है सेव वाटर पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। तीसरा है इसमें रेनी सीजन, आप वर्षा ऋतु के बारे में बताएंगे, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक बताएंगे और फिर अपने देश के बारे में बताएंगे कि वर्षा ऋतु आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हम वी हैव द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, दैट्स वाई वी हैव वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑफ रेनी सीजन, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और ये लगभग सब बच्चों के लिए बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है, ठीक है। यहाँ पे हिंट्स दी रहती है और हम समझते हैं कि इसको हमको फिलिंग द ब्लैंक करना है। ये फिलिंग द ब्लैंक नहीं है। आप ये दिक्कत तब होती जब आप इसको जो नोट दे रखा है, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसको नहीं पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ हिंट, ये जो हिंट है, ठीक है, ये सारी हैं, ये क्या है, हिंट है। गिवन बिलो राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स, आपको 80 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। किस पे लिखना है, अ फैमिली ट्रिप पे।
ये भी क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको हिंट दे रखी होती है और थोड़ा सा बड़ा लिखना होता है। वहाँ 60 वर्ड का है, यहाँ 80 वर्ड है, तो आपको इस हिंट को प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फैमिली ट्रिक, ठीक है, फैमिली ट्रिप। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट करें पहले, ठीक है, और उसके बाद आप इसको यहाँ से और यहाँ तक भी नोट करेंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब सेक्शन सी देख लेते हैं, जो कि ग्रामर से संबंधित है। आई होप कि आपको सेक्शन ए और बी के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपने वो नोट भी कर लिए होंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हम ग्रामर पोर्शन करें, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपकी स्क्रीन पर विजुअल है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट नॉन फाइनाइट भरना है आपको। जो ये फिलिंग द ब्लैंक है, यहाँ पे करेक्ट नॉन फाइनाइट भरने हैं। और ये कहाँ दे रखा है, आपको ब्रैकेट में दे रखे हैं। ये देखिए, स्मोक है, ओपन है, वॉश है और फिनिश है। तो आपको इसमें करेक्ट नॉन फाइनाइट भरना है। तो पहला है ए वाला, डॉट 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 इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो इसमें क्या जाएगा, स्मोकिंग, इसमें स्मोकिंग आएगा, यानी आपको इसके पीछे आईएनजी लगाना है, समझ रहे। दूसरा वाला देख लेते हैं, द चाइल्ड इज टू स्मॉल टू ओपन द डोर। यहाँ पे टू आएगा, पहले वाले में आईएनजी आएगा, दूसरे वाले में टू आ जाएगा। सी नीड्स अ शैम्पू डॉट 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 हर हेयर टू नाइट। तो यहाँ पे भी टू वॉश आएगा, ठीक है। थर्ड वाला है हैविंग हिज रीडिंग ही वेंट आउट फॉर अ स्टॉल। तो यहाँ पे फिनिश्ड आएगा, फिनिश, ठीक है। तो यहाँ पे ईडी लगना है, समझ रहे हैं। आई होप कि आपने चारों नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें आईएनजी, इसमें टू, इसमें भी टू और इसमें ईडी, समझ रहे हैं। तो आपने, आई होप कि आपने नोट कर लिया है। मैं जब जब बोल रहा हूँ तो आप उसको नोट भी करते रहेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स टू द सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर। आपको सेंटेंस कनेक्टर के माध्यम से इनको कनेक्ट करना है, जो कि आपको ब्रैकेट में दे रखे हैं। तो जैसे यहाँ पे बिकॉज दे रखा है, तो आप इसका क्या करेंगे, ही वॉज वीक, वह कमज़ोर है। ही कुड नॉट विन द रेस, वह रेस नहीं जीत सकता है, ठीक है, वह दौड़ नहीं जीत सकता है। तो आप इसको क्या करेंगे, ही कुड नॉट विन द रेस बिकॉज ही वॉज वीक। तो ये आपका सही रहेगा, ठीक है। तो आपने आई होप कि 7 वाला भी नोट कर लिया है। अब इसका बी वाला पार्ट देख लेते हैं हम। बी है सी वॉज लेट। एक सेंटेंस है, सी हैड मिस द बस। तो यहाँ पे एज से जोड़ना आपको। तो आप कह सकते हैं कि सी हैड मिस द बस एज सी वॉज लेट, ठीक है। या इसको दूसरे तरीके से हो सकता है कि एज सी वॉज लेट, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और सी हैड मिस द बस, ठीक है। तो अगर ये भी किया ये भी किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। आपको जो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे करके वो ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ही इज़ द रोग, ही इज़ अ मैडमैन। तो आपको कैसे जोड़ना है, ही इज़ बोथ। तो ही इज़ बोथ, ऐसे करके आप इस सेंटेंस को जोड़ेंगे। इसका बी वाला पार्ट देख लीजिए आप, कि इसमें आपको जोड़ना है द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, दिस इज़ सर्टेन। तो आपको इसको कैसे यहाँ से शुरू करना है, इट इज़ सर्टेन से शुरू करना है। तो हमने भी वहीं से शुरू किया, इट इज़ सर्टेन दैट द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। आई होप आपको ने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों नोट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको इसमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है। चलिए ध्यान रखना है कि आपके पास पास्ट टेंस होता है, ठीक है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। जो क्लास 10th है उसमें पास्ट टेंस है। तो आप यहाँ पे आपको क्या करना है, किल का क्या करेंगे आप यहाँ पे किल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने किल्ड किया है तो तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और आपने हैड किल्ड किया है तो तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बिकम का क्या कर देंगे, बिकम का बिकेम, बी कैम, ओ की जगह ए लगा देंगे, बिकेम कर देंगे। और यूज की जगह यूज्ड कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। क्योंकि आपके पास पास्ट टेंस है। अगर ये सेंटेंस कहीं और आएगा
बाय द वे ये सेंटेंस कहीं और आएगा तो आप यहाँ पे हैज़ किल्ड लिखेंगे, तब सटीक क्या होगा इसका, हैज़ किल्ड, समझ रहे हैं। लेकिन आपके पास चूंकि क्या है, पास्ट टेंस है, तो तब आप यहाँ पे किल्ड या हैड किल्ड ही लिखेंगे। लेकिन जो इसका सेंटेंस बनता है कि मैन हैज़ किल्ड द हंटेड एनिमल्स फॉर द वेरियस रीज़न, क्योंकि आज भी आदमी मार रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं कि आज भी आदमी ने जानवर मारने बंद कर दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो सेंस होता है वो कुछ और निकल रहा है, लेकिन सिलेबस कुछ और है, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से आप किल्ड या हैड किल्ड लिखेंगे, यहाँ पे बिकम की जगह बिकेम करेंगे और यूज की जगह यूज्ड करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये आपके मॉडल वर्ब से संबंधित है। द एम्प्लॉई बी एट द डेस्क बाय 10 AM। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मस्ट कंपल्सन है कि एम्प्लॉई को 10 बजे तक आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप मस्ट भरेंगे। डॉट 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 यू प्लीज़ लिसन टू मी, यहाँ पे वुड, WOULD, ठीक है, समझ रहे, WOULD, वुड, ठीक है। यहाँ पे मस्ट और यहाँ पे वुड। आई होप कि आपने नोट भी कर लिया होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप नोट भी करते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। और ये इसमें आपको रीअरेंज करना है, जो वर्ड्स हैं या फ्रेज हैं उसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, उनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इसमें फर्स्ट वाला है इन आ द बर्ड स्काई फ्लाई। आपको ये सेंटेंस दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको देख लेंगे और उसके बाद आपको इसका मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनेगा, अ बर्ड फ्लाई इन द स्काई। तो ये इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है। इसका जो सेकंड पार्ट है, हैव द मैनी हिमालय पीक, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद इसका जो मीनिंगफुल सेंटेंस बना है, द हिमालयाज हैव मैनी पीक्स। तो आप इनको भी नोट कर लें। इसका बी वाला पार्ट है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में क्या है, ही स्टोल माई बुक। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम। इसका पार्ट 2 है, समवन वॉज रीडिंग द रामायण। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, द रामायण वॉज बीइंग रीड बाय समवन। तो ये स्टूडेंट आपका ग्रामर का सेक्शन पूरा हुआ। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको, ग्रामर वाले सेक्शन को। अगर आपने नहीं देखा है या आपको समझ में नहीं आया तो इसमें क्या करना है, ING लगाना है, इसमें टू लगाना है, इसमें आपको ING लगाना है यानी स्मोकिंग हो जाना है, इसको टू लगाना है, टू ओपन होना है, टू वॉश होना है और इसको फिनिश्ड होना है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको नोट कर लें। अगर आपने पहली बार नोट किया नहीं किया तो आप इसको नोट कर लें कि पहले में स्मोकिंग, टू ओपन, टू वॉश और फिनिश्ड, ठीक है। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 तो मैंने लिखा ही है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने लिखा है, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है, तो आपके पास मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके पास पास्ट टेंस है, तो आप इसका क्या करेंगे, किल का किल्ड करेंगे, ठीक है, या हेड किल्ड करेंगे या किल्ड करेंगे। बिकम का बिकेम करेंगे, ठीक है, BECAME करेंगे, बिकेम करेंगे और यूज का यूज्ड करेंगे, ठीक है। ये आपका इसका सही सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे आप मस्ट भरेंगे, ठीक है, और बी वाले में आप वुड, ठीक है। तो ये आप इनको भी नोट कर लेंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको रीअरेंज करने हैं, आप इनको भी नोट कर लें और यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बनानी है, इसको भी आप नोट कर लें। तो आई होप कि आपने ग्रामर सेक्शन अच्छे से समझ लिया है। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो हम उन पे या तो वहीं पे कमेंट में ही मैं उसका आंसर दूंगा, या तो उस पर अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो एक नया वीडियो बनाएंगे। चलिए सेक्शन डी देख लेते हैं। और ये आपकी टेक्स्ट बुक से संबंधित है, यानी ये फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट जो आपके पास बुक हैं उनसे संबंधित है। जो पहला खंड रहेगा इसमें प्रोज का, दूसरा पोएट्री का और तीसरा सप्लीमेंट्री रीडर यानी फुटप्रिंट विदाउट फीट का रहेगा। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपकी स्क्रीन पे विजुअल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। और ये भी क्या होते हैं, पैसेज होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे, 1 और 2 अनसीन पैसेज थे, वैसे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 क्या है, ये सीन है, ये फर्स्ट फ्लाइट से आए हुए होते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मिडवे बिटवीन द मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे, कुर्ग वाले पार्ट से आ रखे हैं ये, और फिर आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें ए वाला, वेयर इज द कुर्ग। कुर्ग कहाँ है? तो कुर्ग कहाँ है, आप इसका आंसर लिखेंगे। कुर्ग इज सिचुएटेड द मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ठीक है, कि कुर्ग कहाँ है, मैसूर और जो कोस्टल टाउन मैंगलोर है उसके बीच में स्थित है। बी वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें बी वाला जो सेक्शन है, क्वेश्चन है, व्हाट डज द पैसेज टेल अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग। जो पैसेज में कुर्ग के बारे में, कुर्ग के लोगों के बारे में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है कि वहाँ जो प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन रहती हैं, ऐसा ऑथर कहते हैं। ठीक है, तो आपने बी वाला भी नोट कर लिया है। अब हम सी वाला देख लेते हैं कि विच इज़ द सीजन ऑफ द जॉय इन कुर्ग। तो जो कुर्ग में जाने का सबसे अच्छा सीज़न कौन सा है? तो जो बेस्ट सीज़न फॉर विजिटिंग द कुर्ग बिगेन्स एट द एंड ऑफ मानसून इन द सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। यानी सितंबर से शुरू हो जाता है और मार्च तक चलता है। ठीक है, डी वाला देख लेते हैं। इसमें आपको स्टार्स का मीनिंग देखना है। यहाँ पे आप इसको अवश्य देख लें कि आपको इसका मीनिंग देखना है। तो इस पैसेज में स्टार्स का मीनिंग कमेंट्स है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, और ये भी पैसेज ही है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये भी एक पैसेज है। आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन है उनको आप नोट कर लेंगे। पहले ये दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ए और बी वाले। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर कमेंट। तो पोस्ट मास्टर ने क्या कमेंट किया? द पोस्ट मास्टर कमेंटेड व्हाट फेथ। यहाँ पे एच भी लगा लेंगे, एच मिस हो गया। फेथ ही विश ही हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर्स स्टार्टिंग अप द करस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। बी वाला देख लेंगे, व्हाट आइडिया कैम टू हिज माइंड। तब पोस्ट मास्टर के दिमाग में क्या आइडिया है? तो पोस्ट मास्टर डिसाइडेड द आंसर द लेंचोज लेटर, कि वो लेंचर के जो लेटर है उसका आंसर देगा। ये आइडिया उसके दिमाग में आया। अगर आपने पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए ये आंसर बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन नोट करते जाएं आप। सी वाला देख लेते हैं कि हु ओपन एंड रीड द लेटर्स। किसने पत्र को खोला और पढ़ा? तो ये किसने किया? ये पोस्ट मास्टर ने किया। ठीक है, डी वाला है, फाइंड द वर्ड पैसेज विच मीन अपोजिट ऑफ लेस। लेस माने कम, तो कम का अपोजिट क्या होगा? ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए क्या कहेंगे? मोर। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी आपको अथवा वाला भी मिलता है। आप बोर्ड परीक्षा में ये करें या अथवा वाला कर सकते हैं, लेकिन चूंकि समय आप पेपर सॉल्व करें तो आप दोनों ही प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो पहला है इसमें, हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड। कि वली ने अपनी बस राइड का, जो बस में बैठने वाली थी उसकी राइड का, उसने क्या क्या प्लान बनाया। ठीक है, हाउ डिड ही फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड सी सेव अप द फेयर। कि उसने जो किराया, वो बस कहाँ मिली और किराया उसने कैसे जमा किया। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, कि आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। वली वॉज 8 ईयर ओल्ड गर्ल, सी वॉज नेम्ड वलियामाई, उसका नाम वलियामाई था। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप नोट करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और पूरा अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए अब हम इसका अथवा वाला भी देख लेते हैं। अगर आपको परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में अगर पहला वाला नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। अथवा वाला है कि सी द साइट, यहाँ पे जो है द साइट ऑफ द फूड मैंडेड हिम्स। कि भूख ने उसको क्या, भोजन को देख के वो क्या हो गया था? पागल हो गया था। ठीक है, कौन हो गया था? सीगल। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से पहले क्वेश्चन लिखिए और फिर आंसर यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स। आपको 30 से 40 शब्द में लिखने हैं और ये प्रपोजल से आता है। ठीक है, ये जो हमारे पास फर्स्ट फ्लाइट का लास्ट चैप्टर है प्रपोजल, वहाँ से आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक साल आते हैं, इस पार्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 होगा इसी पार्ट से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो राइट अ नोट ऑन द करेक्टर ऑफ लोमोव। आपको लोमोव का करेक्टर स्केच लिखना है। तो आप यहाँ पे इससे शुरू कर सकते हैं कि लोमोव इज़ द बैचलर ऑफ 35 ईयर्स, और यहाँ से, और ही इज़ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ चुबुकोव्स।
तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। ठीक है, ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसरों को समझ लेंगे और याद भी कर लेंगे। इसका जो दूसरा है अथवा वाला, डिस्क्राइब हाउ द 3 कैरेक्टर्स ऑफ वन एक्ट प्ले द परपुजर क्वेरल ओवर द ऑक्सन मीडो। ठीक, कि वो जो तीनों कैरेक्टर थे वो ऑक्सन मीडो पे क्यों झगड़ा हुआ उनका, ठीक है, क्यों वो झगड़ रहे थे। तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे, क्योंकि एक कह रहा था हमारा है, दूसरा कह रहा था हमारा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको भी नोट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये पोएट्री से संबंधित है। इसमें आपको पोएम की लाइनें आएंगी, ठीक है, और उसके बाद इसके क्वेश्चन, आपकी पोएम की लाइनें पढ़ लीजिए और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, पहला इसमें ए वाला है कि नेम द पोएम एंड द पोएट। ये आपको सभी पोएमों के नाम और उनके पोएट के नाम याद कर देने, ये हमेशा आ रहे हैं और 1 नंबर में आते हैं। तो आप ये कर लेंगे कि इसमें पोएम का नाम क्या था, द बॉल पोएम, और पोएट का नाम आप नोट कर लेंगे। बी वाला, व्हाट डज द पोएट से बॉय इज़ द लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। कि पोएट क्या कहता है कि जो बच्चा है वो बॉल के खो जाने से, जो बॉल जो उसकी खो गई है उससे उसने क्या सीखा, क्या लर्निंग उसको मिली। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। थर्ड वाला है सी, हु डज ही रिफर टू। इसमें ही कौन है, जो ये पोएम है इसमें ही कौन है, तो इसमें ही कौन है, द बॉय, जो बच्चा है, जो लड़का है वो क्या है, ही है इसमें। अगर आपको ये वाला पार्ट कठिन लग रहा है तो आप बोर्ड परीक्षा में इसके अथवा वाले को भी कर सकते हैं। ठीक है, इस समय तो आप दोनों करेंगे। पहले आप यहाँ से यहाँ तक पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए जो मैं अभी कह रहा था कि जो पहला क्वेश्चन होगा, लगभग पहला या दूसरा या तीसरा कोई भी क्वेश्चन होगा, वो हमेशा पोएम और पोएट से संबंधित ही रहेगा। ठीक है, तो आप सब सारी पोएमों के नाम याद कर लेंगे और पोएट का नाम भी याद कर लेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हु डज ही रेफर टू। इसमें ही कौन है, तो इसमें ही कौन है, टाइगर। उसमें बॉय था और इसमें टाइगर है। सी वाला पार्ट देख लेते हैं इसका। सी वाला है व्हाट डज द टाइगर हियर। तो टाइगर क्या सुनता था, तो वो जो पेट्रोलिंग कार है, लास्ट वॉइस आती है, जो लास्ट वाली पेट्रोलिंग कार है उसको भी वो सुनता है। ठीक है, चलिए अब हम, आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 16 को नोट कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और ये भी पोएट्री से ही संबंधित है। इसमें आपको सिर्फ 2 करने हैं, 3 क्वेश्चन मिलते हैं, 3 में से आपको 2 करने हैं और लगभग 30 से 40 शब्दों में करने हैं। तो पहला है ए वाला है, व्हाट कलर इज़ द यंग वुमेन हेयर। कि जो जवान औरत थी उसके बालों का रंग कैसा था। व्हाट डज सी से सी कैन चेंज इट टू। तो पहले आप उसके बालों का कलर बताएंगे। ठीक है, तो उसके बालों का कलर कैसा था, येलो कलर था, या आप कह सकते हैं कि गोल्डन येलो कलर था। ठीक है, क्योंकि वो शहद की तरह थे, समझ रहे हैं। और उसके बाद वो क्या बता रही है कि वो अपने बालों का कलर कैसे चेंज कर सकती है। तो कह रही है कि वो ब्राउन कर सकती है, ब्लैक कर सकती है, या कैरोट के कलर का कर सकती है। तो आप ए वाला नोट कर लेंगे। अब हम इसका बी और सी पार्ट भी देख लेते हैं। बी है व्हाट डज द सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज़ लाइक। जो सैंडबर्ग पोइट हैं वो फॉग को क्या समझते हैं, कैसे जैसे समझते हैं। तो सैंडबर्ग फॉग को कैट का जैसा समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप बताएंगे कि कैसे कैसे करके वो फॉग आता है। सी वाला देख लें, व्हाट हैपन टू द हाउस व्हेन द ट्री मूव आउट ऑफ इट। इसका आंसर आप ये नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम सप्लीमेंट्री रीडर यानी फुटप्रिंट विदाउट फीट के क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें आपको 100 वर्ड, यानी ये इस जो पेपर है इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, जो आपको 100 वर्ड्स में करना है। मार्क्स का भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो और 100 वर्ड्स का होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यानी इसमें आपको ये भी मिलेगा और इसके बाद एक अथवा वाला भी होगा। तो आप चाहे इसको करें या आप उसको कर सकते हैं। तो पहला है हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। ये एक स्टेटमेंट है। वाई डू यू थिंक्स दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस। वाई कांट ही बी द कैटेगराइज एज अ टाइपिकल थीप्स। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर ये करेंगे कि भाई हम उसको टाइपिकल थीप क्यों नहीं कह सकते हैं।
क्योंकि जो वो आप यहाँ से शुरू करेंगे, हॉरेस डेनवी वाज 50 ईयर ओल्ड, यहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन जो वो चोरी करता तो वो अपने भोजन के लिए नहीं करता, वो जो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स हैं उनको खरीदने के लिए वो चोरी करता है। ठीक है, अब हम इसका अथवा वाला भी देख लेते हैं। अथवा वाला है, हाउ डिड अ बुक बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट्स इन द रिचार्ड इब्राइट्स लाइफ। जो बुक थी, यानी जो मोनार्क एक्स उसको बुक मिली, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, जो उसकी माँ ने उसको दी थी, तो वो उसकी लाइफ में कैसे चेंज हुई। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माँ उसकी कैसे सहायता करती थी। तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। ठीक है, कि वो बचपन से ही बटरफ्लाई उसको उसमें इंटरेस्ट था, कि बटरफ्लाई को कलेक्ट करने में इंटरेस्ट था। लेकिन जैसे उसको उसकी माँ ने उसको द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ला के दी और उसके बाद वो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ठीक है, उसकी माँ उसकी लगातार हेल्प करती रहती थी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसको इनकरेज करती रहती थी। तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे और ये 30 से 40 वर्ड में आपको लिखने हैं। ठीक है, इसमें भी आपको अथवा मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस समय आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको भी नोट करेंगे और इसको भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। हम पहला देख लेते हैं, हाउ डज ओसाबेल मैनेज टू मेक द मैक्स बिलीव दैट देयर इज द बैल्कनी अटैच टू हिज रूम। मैक्स ने ओसाबेल ने मैक्स को कैसे विश्वास दिलाया कि जो उसकी जो खिड़की है उसके नीचे बैल्कनी अटैच है। ठीक है, और फिर आप जानते हैं कि वो वहाँ से नीचे कूदा और फिर वहाँ बैल्कनी तो थी नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। इसके बाद इसका अथवा वाला भी देख लेंगे। व्हाट वाज द काउज द मटिल्डा रूइन, कि जो मटिल्डा का रूइन था उसके क्या क्या कारण थे। हाउ कुड सी हैव द अवॉइडेड्स, वो उसको अपना जो दुर्भाग्य था उसको अवॉइड कैसे कर सकती थी। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं और ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, यानी इस पेपर का ये अंतिम प्रश्न रहेगा। इसमें आपको 20 to 30 वर्ड में आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, हाउ डिड इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, यानी जो ग्रीफन था वो इनविजिबल था, फर्स्ट कैसे वो पहली बार वो कैसे विजिबल हुआ। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ग्रीफन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट से, यहाँ से शुरू कर लीजिए यहाँ तक। और पहली बार वो इनविजिबल से विजिबल कब हुआ, जब वो लंदन के किसी बड़े स्टोर में गया और वहाँ सारे उसने कपड़े पहने और वो फिर पहली बार विजिबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। हम इसका अथवा वाला भी देख लेते हैं। अथवा वाला है कि व्हाई इज द वोलीज फादर वरीड अबाउट हर। ठीक है, कि बोली के जो पिताजी थे वो क्यों चिंतित थे। ठीक है, क्यों वरीड थे, तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे। वोलीज फादर रामलाल हैज़ द 3 सन, उनके 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियाँ थी। ठीक है, भोली इज़ द यंगेस्ट, भोली उनमें सबसे छोटी थी। सी इज़ द मेंटली बैकवर्ड, सी हैज़ द ब्लैक पोक मार्क ऑन हर बॉडी, वो एक तो मेंटली बैकवर्ड थी भोली थी और दूसरे उसके पूरे चेहरे पे या पूरे शरीर पे ब्लैक पोक मार्क्स थे। ठीक है, पहले तो आप ये लिखेंगे। अब वो वरी क्यों थे, हर फादर इज़ वरी अबाउट हर एज सी हैज़ नेदर गुड लुक्स और नॉट इंटेलिजेंस, ना तो वो अच्छी दिखती थी और ना तो वो बुद्धिमान थी। उनकी जो मुख्य चिंता थी, ही डिड नॉट नो हाउ ही वुड फाइंड अ सुटेबल ग्रूम फॉर हर, कि वो उसके लिए सही दुल्हा कैसे चुनेंगे। ठीक है, तो ये उनकी चिंता थी। ये था हमारा आज का वीडियो। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक करेंगे क्योंकि वहाँ हमने बहुत सारे वीडियो के लिंक दे रखे हैं, जो पिछले सालों के गत वर्षों के पेपर के सॉल्व हैं उनके लिंक दे रखे हैं। अगर आप कोई पेपर हमसे सॉल्व कराना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक पहुँच गए और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आप अवश्य 100% मार्क्स अचीव करेंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।